हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। पिछली बार काफ़ी आपका समय थोड़ा मेरी नज़र में ऐसा है कि आप लोगों का टाइम खराब हुआ होगा, जिसमें मैंने ज़्यादा लिखा है। इस वजह से मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मेरे को लिखना पड़े, कम से कम आप लोगों का समय खराब हो। ठीक है, चलो सीधा शुरू करते हैं। तो होता क्या है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली अ डिजिट विच कैन रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्मेट वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। भाई, कोई भी आपका डिजिट है जो p और q के फॉर्मेट को फॉलो करता है, पर उसी कंडीशन ये होनी चाहिए कि q जो है, मतलब नीचे का जो पार्ट, जैसे p by q आपने लिखा है, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये इंडेफिनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात इसने कही है, और ये होता है फ्रैक्शन। तो वैसे आपको पता भी होगा फ्रैक्शन होता क्या है। चलो अब देखते हैं सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। इसको मैं लिखना पसंद करूंगा, जिससे आप चीजों को समझ पाए। ज्यादा फर्क नहीं होता, बस एक दो चीजें हैं जो आपको नोट करनी है। पूछ सकता है वो, द फ्रैक्शन विच हैज डिनोमिनेटर को मैं डिनो लिखूंगा, अदर देन पावर ऑफ 10 is called simple fraction। सॉरी, सिंपल। ठीक है, क्या कह रहा है वो? इसमें कहना ही चाहता, सिंपल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं आता। अब कहो ये क्या बात कर दिया, तो हमें पता ही था, इसलिए लिखवाया है कि हो सकता है वो वर्ड में खेल जाए सिंपल फ्रैक्शन। आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, आप सोचने लग जाओ। सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में यही फर्क होता है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले देखो, मान के चलो 7/10 लिखा है, तो इसका क्या मतलब? 0.7। तो ये क्या होता है? डेसिमल। अब आपने लिखा 7/3। ठीक है, हो सकता है ये भी आपका उसमें आए, पॉइंट में आए, पर जिसके नीचे 10 आएगा ना, उसको हम कहते हैं डेसिमल वाला। ठीक है, और जिसके अंदर आपका 10 नहीं है नीचे, उसको कहते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन। समझ में आई? एक एग्जांपल लेके देख लेता हूँ, चलो। जैसे मान के चलो एग्जांपल 3/7, 5/11, 7/9। और भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, कोई अंत नहीं है इसका। 9/13, 8/19, मतलब कटना नहीं चाहिए, बाकी चलते रहने दो। ठीक है, इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ पार्ट इसके टाइप्स हैं, आपको याद नहीं करना, मेरे को सिर्फ आपको दिखाना है, क्योंकि यूपीएससी कई बार डेफिनेशन पे खेलती है, और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है। लोगों को पता होते हैं, बट आपको रिकॉल हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे, फट 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 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1, प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है व्हेन द न्यूमरेटर को NUM लिखूंगा, ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स, डिनोमिनेटर को डिनो लिखूंगा, डिनो, देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड, कॉल्ड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ये PF प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर और ये डिनो, इज लेस देन, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तब आप उसको क्या कहोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन।
मतलब न्यूमरेटर आपका, हाइलाइटर कहाँ है, न्यूमरेटर आपका हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल पाओगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन इसको इसलिए बोला जाता है, देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे हमेशा आगे जीरो ही आएगा, ठीक है, बाद में कुछ भी आ सकता है, बाद में कुछ भी आ सकता है, आप करके देख लो। ये है क्या 0.5, ये है क्या 0.75, और ये है क्या 1/7, क्या होता है 0.14, 0.14 इंटू 5, ये करीब करीब आपका होगा 0.70 के आसपास, ठीक है। तो कुल जमा बात ये है कि सब में आगे जीरो आ रहा है, 0.0.0.0.0 है ना। तो कुल जमा बात ये है कि इसके अंदर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आगे जीरो आएगा, उसके बाद पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। इसको आप कहोगे प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एक मिनट रुको। हाँ ठीक चल रहा है मामला। कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ही डालते हैं सेकंड। यहाँ पे ठीक है। सेकंड, सेकंड आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, सिंपल सी बात है, इसी का उल्टा होगा, ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। व्हेन, न्यूमरेटर को मैं नम लिखूंगा, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ऑफ अ फ्रैक्शन इज, उल्टा है बिल्कुल, ग्रेटर देन इट्स डिनो, डिनोमिनेटर मतलब डिनो, देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यही लिखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल में अब उल्टा कर दो इसका, इसका उल्टा कर दो। अब नहीं तो ऐसा नहीं ले लो, 17/13, 18/14, 45/19, इनको भी ले लो, इनका उल्टा कर दो, ये तो 2 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा, ये 4/3, 7/5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, इसलिए इनको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं फिर बता देता हूँ। यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस में आपको वो लिख के देगा कि मान के चल लो आंसर शुड बी अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। अब आप जो भी आंसर निकाल रहे होगे ना, उसमें हो सकता है कि आपके 2 या 3 तरीके के आंसर आए। अब उसमें से 2 प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, दो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। उस दौरान आपको पता होना चाहिए कि भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसके अंदर आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कल को ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूरा सॉल्यूशन करवा दिया और या उसमें ऐसा लिंकेज दे दी कि जी आपका जो फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे ही आपके दिमाग में प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि भाई जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, इसलिए उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर ये याद ना है तो ये हमेशा याद आना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर हमेशा डेसिमल के आगे जीरो आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप देखो इसके अंदर अगर इसको सोल्व करते हो आप आगे, एक मिनट रुको, इसको सोल्व करते हो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कुछ भी आएगा, आगे का भी वैल्यू चेंज हो सकता है, 3, 4, 5। इस वजह से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला टाइप देख लो। अगला टाइप ब्लैक पेन से लिख रहे थे ना, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, हाँ थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हो गया आपका कंपाउंड। प्रॉपर देख लिया, इम्प्रॉपर देख लिया, अब देखो कंपाउंड। बताने का मकसद ये है कि कहीं पे टर्म आ गई तो आपको पता हो, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन इन विच, नहीं दिख रहा, इन विच न्यूमरेटर को मैं नम लिखूंगा और डिनोमिनेटर को मैं डिनो लिखूंगा, और बोथ आर इन फ्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड, कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन। अब देखो
एग्जाम्पल, ये आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पता है, बट आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि भाई कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं क्या इसको, अच्छा कंपाउंड बोलते हैं, ओके। आपको ये चीज नहीं पता, जैसे मान लो 1/7/9, आपको पता नहीं है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 9/7 हो जाएगा, है ना। बट ये कंपाउंड फ्रैक्शन में कहते हैं, हो सकता है कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है वो कहेगी कंपाउंड फ्रैक्शन में, तो आपको तुरंत समझना पड़ेगा कंपाउंड फ्रैक्शन आना है। जैसे मान के चल लो ये 9/7 लिखा हुआ है ऐसे, अब वो बोलता है कंपाउंड फ्रैक्शन में है और आपका न्यूमरेटर 1 है। अब ऐसी सिचुएशन बोल दी तो आप तुरंत समझ जाओगे कंपाउंड में है, अच्छा ऐसी सिचुएशन रही होगी, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 7/9। आया समझ, ऐसी जगहों पे काम आता है, समझ रहे हो। मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है ए बी की, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू आपकी एंड में आ रही है 9/7, मतलब ए बाई बी की वैल्यू आई आपकी 9/7, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ डाल दिया जिसमें उसने कह दिया कि ए इज अ यूनिटरी, ए इज अ यूनिटरी, या उसने ये बोल दिया कि भाई ए की जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है 1, ऐसा बोल दिया, ठीक है। यहाँ उसने बोल दिया ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो अगर ए की वैल्यू 1 है तो आप ऐसे कर दोगे 7/9। अगर वो बोलता है ए की वैल्यू 3 है तो आप क्या करोगे 3 × 3/7, और नेक्स्ट में क्या कर दोगे 3/7/3। तो ए की क्या वैल्यू हो गई 3, जो जस्टिफाई हो गई क्वेश्चन के हिसाब से, और बी की वैल्यू क्या होगी 7/3। इस टाइप के क्वेश्चन है नहीं, पर मैं आपका ध्यान इन चीजों पे लाना चाहता हूँ क्योंकि यूपीएससी जो है इसी टाइप की लैंग्वेज यूज करती है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा होगा, ठीक है। हमें टोटल फोकस करना है कि क्या पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन फैक्टर्स के लिए मैं आपको इन चीजों को बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, वेस्ट मत समझने की गलती कर लेना, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल थे, आप खुद समझ सकते हो कैसे कैसे चीजें होंगी आगे। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, 7/9 एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। अब हो सकता है ए में वो ऐसी वैल्यू दे दे आपको निकालने के लिए, ठीक है। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो जो आपकी इच्छा है ना, कुछ भी ले लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3-4 मैंने ले ली, दोनों में ले ली, तो आपको ना हर चीज का एक बारी मतलब पता होना जरूरी है। जैसे आपको मतलब पता हो जाएगा ना, आधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आधी सक्सेस आपको मिल जाएगी अगर डेफिनेशन पता होगी तो। इसलिए डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ, इतना पेन इसी वजह से ले रहा हूँ। चलो चौथा देखो, चौथे में कह रहा है इनवर्स फ्रैक्शन। इसको मैं समझाऊंगा नहीं, इसको लिखूंगा भी नहीं, कुछ नहीं होता। मान के चल लो आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है, एक फ्रैक्शन है नॉर्मल, जो फ्रैक्शन होती है कोई भी फ्रैक्शन हो 3/8, और इनवर्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगी इसकी 8/3। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसने उल्टा कर दिया बस, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर ले लिया, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर ले लिया। इसको मैं समझाने में वेस्ट नहीं करूंगा टाइम आपका, मुझे भी पता है क्या समझाना है क्या नहीं समझाना, ठीक है। पांचवा देखो, 5 आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कंपाउंड फ्रैक्शन से कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है और आपको पता है, मिक्स फ्रैक्शन आपने बहुत बार किया है, मैं लिख देता हूँ जरूर एक बार इसको। द फ्रैक्शन, वैसे आप देखते ही आप पहचान जाओगे, द फ्रैक्शन विच, लिखा है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स, जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। इज कॉल्ड फ्रैक्शन होगा ना, एक फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, आप कई बार ऐसे लिखते हो, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रैक्शन भी यूज हो रहा है और एक इंटीजर भी यूज हो रहा है, ये इंटीजर ये फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब आगे देखो, एक और एग्जाम्पल लो, 1/7 कुछ भी ले लो, 3 2/3 कुछ भी ले लो, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपने बहुत देखा है, इसको सोल्व करना भी सिखाया है, जैसे 3 2/5 लिया था हमने, पहले आप क्या करोगे 3 × 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब 5 जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 15 आएगी, उसमें ये 2 ऐड कर लोगे, जनरली ये क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो ये क्या हो गया आपका 15 + 2 17, आपकी वैल्यू आ रही है 17/5, ठीक है 17/5। इसको ऐसे लिख सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर,
प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा ये। देखो 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 कितनी अच्छी बात हो चल रही है एग्जाम्पल के अंदर ही। अगर आपसे पूछ ले ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप कैसे बताओगे? पहले आप इसको सोल्व करोगे। ये 15 प्लस 2 17/5। मैंने क्या सिखाई थी आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर 0 पॉइंट समथिंग होता है। पर ये तो बड़ा है, न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे को सॉल्व नहीं करना, मेरे को आपको बताना। 3 पॉइंट समथिंग आया। 3 पॉइंट समथिंग आने का मतलब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। इससे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझे? देखो एग्जाम्पल से क्वेश्चन निकल गया। चलो आगे देखते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा। एक और बता देता हूँ कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, उसको सोल्व नहीं कराऊंगा, वो आपको जरूरत नहीं है। वो एसएससी में बेसिकली यूज ज्यादा होता है। देखो 6 इधर ही लिखता हूँ। 6 कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। अब कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन किस चिड़िया का नाम है? कभी कभी आपने ये देखा होगा, ये 2 ऐसे लिखा है, फिर 1 आएगा, फिर मान लो कुछ भी मान लो 2 5 + 2/3, इस टाइप की कोई इक्वेशन आती है बहुत सारी, बहुत बड़ी। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कुछ भी चलता रहेगा, एक इधर आ जाएगी, उसके बाद ऐसे ऐसे परेड से चलती रहेगी, वो आएगा। इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। पहले आपको, मैं पेन ले लेता हूँ दूसरा, ये 3 है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 15 + 2 17, तो ये आएगा 17/3। मैं सोल्व करा रहा हूँ डायरेक्ट, ध्यान से देखना। 17/3। अब ये 17/3 आ गया, इस 3 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 6। 6/17। अब इस 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 34। 34 + 6, 34 + 6 40, 40/17 हो गया। 40/17, मैंने क्या कहा था? ये 17 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। अब ये 40 प्लस 40 इंटू 2, ये हो गया 80। 80 + 17/40, ये आपका आंसर हो जाएगा 97/47। मेरे को ये सोल्व नहीं कराना था, बस मेरे को बताना था। ये ऐसा, इसको कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन कहते हैं, पर मैंने आपको सोल्व करना भी सिखा दिया। ये 97/47। अब ये क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। अब ये पूरी राम कहानी तो मैंने कर दी, बट मेरे को आपको सिर्फ ये बताना था कि कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन होता क्या है। देखो वापिस आ जाएगा। शाबाश 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 शाबाश। ये तो भाई साहब एकता कपूर का सीरियल हो गया, सारा वापस आ गया। क्या लिखा था मैंने? कुछ भी लिख दो चलो। नीला पेन नीला पेन नीला पेन। 5/2 है तो कमाल की चीज ये टैबलेट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो, अब डेसिमल फ्रैक्शन आ गया, इसके बारे में मैं आपको बता चुका, फिर भी फॉर द नोट पर्पस इसके बारे में छोटा सा लिखवा देता हूँ। पता है आपको, जिसके नीचे 10 आ जाएगा वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर भी जब आप रिवाइज करो, शायद अगर करो तो अच्छा। किसी को अगर ये बताना हो ना कि नोट्स कैसे बन रहे हैं, आपको ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मेरे को वो बता देना यार, ठीक है। और सही चल रहा है सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो लाइक कर देना, तुम लाइक भी कंजूसी में करते हो आजकल। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब इस कोर्स के कहीं और पढ़ोगे और दोगे 10,000 रुपये, तो अपने आप लाइक निकल जाएगा तुम्हारा। नहीं, बोलना नहीं होता है चीजें। यही है, इसके अंदर यही लिखा है मैंने कि भैया जिसके बटे के नीचे 10 होगा उसी को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए ले लो, कुछ भी ले लो यार, इसका एग्जांपल भी देना पड़ा तो दिक्कत है। मान के चलो 1/10, 2/10, 2/10 नहीं हुआ, 3/10 ले लो, ठीक है। वैसे 2/10 भी हो सकता है, 0.2 हो जाएगा ना। 3/10 कुछ भी ले लो। 5/6/10,000, ठीक है। या मान लो 7/ जितना मर्जी, ये सब डेसिमल में, ठीक है। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको पूरे ध्यान से सुनना। अभी तक अगर आप तो कुछ काम कर रहे थे तो अभी छोड़ दो, इस बात को सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है, वो पूछती है और पूछती रहेगी। और इसका कॉन्सेप्ट है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। दो टाइप है बेसिकली, हकीकत में तो 3 टाइप होते हैं, रिकरिंग, प्योर रिकरिंग और उसके बाद मिक्स्ड। बट
यूपीएससी की नज़र में सिर्फ 2 टाइप होते हैं, ठीक है? तो आपको समझने भी 2 ही टाइप है, एक रिकरिंग और एक मिक्स्ड, ठीक है? प्योर को भूल जाओ। तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है, पर एग्जांपल के लिए स्पेशल जगह छोड़ी जिससे आप एक बार में समझ जाओगे, ठीक है? देखो, कुछ भी ले लो, वो नंबर होते हैं जैसे बेसिकली जिनके ऊपर बार लगता है, आपने देखे भी होंगे, आपको पता भी होगा, पर एक तरह से रिकॉलिंग कर लो, सिंपल से सिंपल ले लो, जो 2/3 हो गया, 2/3 के अंदर आपके क्या आंसर आता है? 0.666 ऐसे चलता रहेगा, और उसके बाद आप क्या करते हो, मतलब ऐसे चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, फिर आप थक के क्या करते हो यार, 0.6 बार लगा दो, यही करते हो, इसलिए इसको कहते हैं रिकरिंग, जो बार बार आ रहा है, ठीक है? कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, पाई की वैल्यू ले लो, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। इसका कंपटीशन होता है, बाहर इसका कंपटीशन होता है कि कितनी वैल्यू तक आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप जनरली क्या लिखते हो, इसको ध्यान से देना, ध्यान से देना, 3.14, आप 3.14 पे रुक जाते हो ना, पर ये आगे तक जाता है, 3.1428, 28 के बाद क्या आता है? 57। अब उसके बाद आपका ये रिपीट करना शुरू हो जाता है, मतलब इतनी वाली आइटम फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगी पूरी की पूरी, 142857, फिर उसके बाद दोबारा 142857, इस टाइप से चलता रहेगा। और आप लोग थक के क्या करते हो, इसको ऐसे लिख देते हो 3.14 बार, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 3.142857 बार, पूरे पे बार, मतलब ये पूरा ही रिपीट हो रहा है, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अब इसकी डेफिनेशन देखो, दिख रही होगी यहाँ तक। व्हेन ऑल डिजिट इन डीएफ क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू हैं वो रिपीट हो रही हैं, देन द डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पीआरडीएफ। पीआरडीएफ मतलब प्योर बोलना है, प्योर, आप प्योर छोड़ो इसको, हाँ, आरडीएफ, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको आप रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन मान के चलो। आपके लिए दो ही है, एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा मिक्स, कुछ नहीं है इसके अलावा, और आपको दिमाग में लगाना। इसकी एक कन्वर्जन है, वो मैं इसके बाद समझाऊंगा, पहले मैं आपको दोनों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। चलो अब मिक्स के बारे में चलते हैं, ठीक है? मिक्स को ऊपर लिख लूँ, एक मिनट दो बस। अब इसमें मिक्स का क्या मतलब है? मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कुछ नहीं, इसका मतलब है कुछ पे आपका बार होगा, कुछ पे नहीं होगा, ठीक है? कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल वाली चीजें हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको फटफट समझ में भी आएगा, ठीक है क्या? बेसिकली कुछ भी ले लो, 3.223 ले लो, ठीक है? अब इसके बाद 3333 ऐसे चलती रहेगी राम कहानी, तो आप क्या करोगे? 3 के ऊपर बार लगा दोगे, ये हो गया मिक्स, पूरे पे नहीं आया ना बार, सिर्फ 3 के बाद आया, ठीक है? इसका मतलब क्या था? ये 3333 ऐसे जा रहा था, फिर आपने दुखी होकर क्या करा, यार ये तो जा ही जा रहा है, यहाँ पे बार लगा दो, 3 के ऊपर बार लगा दो, मतलब 3 आपका रिकर कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स। एक और लगा लो, 0.19 बार, इस पे बार लगा लो, इसका क्या मतलब क्या है? 0.1 तो है ही है, उसके बाद नो 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 ऐसे चले जा रहा है, ठीक है? आपने दुखी होकर क्या करा? 9 के ऊपर कैप लगा दी, ठीक है? ये बात है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आता है इनका कन्वर्जन, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो, कन्वर्जन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रहने नहीं दूंगा, समझाऊंगा ही ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? उससे पहले पढ़ते हैं, ये नोट क्या, मतलब कन्वर्जन के बारे में बता रखा है क्या? ध्यान से सुनना। टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, write down the repeated digit only once in numerator and place as many 9 in the denominator as the number of digit repeating। चलो देखो मैं क्या करता हूँ, जो ये बात कही है उसी को मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ, ध्यान देना बात को, इतना ठीक है? यार देखने दिखता रहे, लिख पाऊंगा मैं, देखता हूँ, लेट मी ट्राई। हाँ, हम्म, हमने क्या एग्जांपल लिया था? 0.3 का लिया था ना इसमें? नहीं लिया था, चलो छोड़ो, 0.3 का लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें 0.3, इसके रीजन है, क्योंकि ये है रीजन, दिखाता हूँ, 0.3 बार, ठीक है? मतलब ये रिकरिंग है, कौन सा है? प्योर रिकरिंग या रिकरिंग बोल लो, मतलब ये 0.3333
क्योंकि ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर कि भाई जिनके ऊपर बार है उनको आप नीचे 9 लगा दो। बार हटाने की कीमत लगी हमारी 9। बहुत अच्छी बात है, 9 लग गई। अब 9 लगी, ठीक है, और 9 लगते के साथ ये पॉइंट और ये जीरो हट जाएगी, मतलब ये 3/9 हो गया। अब जैसे 3/9 हो गया, इसको काट दो 1/, ठीक है, इसलिए मैंने 0.3 लिया था क्योंकि कटेगा भी, काटना दिखाना था। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। ये ले लो 0.57 और इसके बाद पूरे पे बार। अब ध्यान देना यार बात को, 2 पे बार है इसमें, ध्यान देना। 2 पे बार है तो ये हो जाएगा 57/99। ठीक है, पहले मैंने क्या समझाया था आपको, दोबारा करके दिखाता हूँ। देखो 0.3 बार था, मैंने क्या करा, जितना बार है उतना 9 लगा दो और बाद में इस 0 पॉइंट को हटा दो, इन 3/9 हो जाएगा। और जब ये 3/9 हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। उसी प्रकार मैंने इसमें क्या करा, आपको जितनों के ऊपर क्या नाम है ये कैप थी उनको लिख दो ऐसे, और कैप हटाने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी दोनों देके, और जैसे दोनों लिखे इन दो को हटा दो। ठीक है, और इन दो को हटा दो, और अब कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो आगे बढ़ो। कटता है जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि 3 से कटेगा, 3 कम 3 3 9, और ये होगा 3 3 33। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा। कट भी रहा हो तो मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो एग्जाम्पल बताना था। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अब आगे अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ कुछ और करना है, नहीं बहुत है इतना। अगला वाला देखो, कहता है ये किसका था, ये नॉर्मल सिंपल वाले का था। अब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कौन सा, मिक्स वाले को। ये थोड़ा और अच्छा है। टू कन्वर्ट मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन in the numerator, take the difference between the number found by all the digits after decimal points. Repeated digit will be taken only once. ठीक है, ये अलग से लिखा है मैंने। And the number found by non repeating digit, पढ़ो, थोड़ा बड़ा है, समझ में आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं है इसमें, समझ जाओगे। क्या लो, मिक्स से कह रहा है ना, 0.36, इस पे 6 पे ले लिया। ये मैं ऐसा नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक स्टेप और आगे का समझा सकूं। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जिसके सर पे टोपी होती है उतने तो आपको उसका कर्ज आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, और जैसे कर्ज चुकाओगे वैसे ये हट जाएगा। जैसे मैंने 3 6 था ना, इसका ये टोपा हटाया, उतना नीचे ही आ गया। और जैसे ही ये टोपा हटा, अब आपको ये देखना है कि कितनी डिजिट के बाद ये, मतलब कितने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। ठीक है, एक तो नो आ ही गया क्योंकि इसका एक का टोपा था जो हटा था। ठीक है, और एक बिना टोपे कितना था, एक। ठीक है, अब इनका रोल खत्म, पॉइंट और 0 को हटा दो, ये हो गया 36/90। अब क्या इसको सोल्व करोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। अब आपको ये करना है, जो भाई साहब हमारे बिना टोपे के थे जो कि है 3, वो उसमें से घटा दो। अब ये हो गया 33/90। अब आप इसको काट सकते हो। अब इसको कर दोगे आप 11/30। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इससे बड़ा लेता हूँ। मान लो कुछ भी ले लो, ठीक है। अब 2 नंबर पे ले लेते हैं। अब इस पे क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं करोगे। मैंने क्या बताया था आपको, जो रकम है ऐसे कैसे लिख दो, 2 के ऊपर टोपा है तो इस टोपे की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। टोपा हटाते के साथ आपको नीचे 99 लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि 2 के ऊपर था, 299 आ गया। अभी जैसे ही आपने टोपा हटाया था, टोपे के साथ ये बोनस 0 पॉइंट दोनों चले जाते हैं। अब ये आजाद पंच हो गए। पर आपको ये पता चल गया कि भाई पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू थी, टोटल 4 वैल्यू थी। तो 4 वैल्यू नीचे आनी चाहिए, जिसमें से 2 तो नो आपके हाथ में आ गए। अब बचे क्या, 2 जीरो। 2 जीरो आपने यहाँ पे डाल दी। क्या आप अब इसको सोल्व कर दोगे, नहीं करोगे। अब आपको ये पता है कि भाई इसके आगे 0 पॉइंट लगा हुआ था। अब आपको ये देखना है कि भाई कितने ऐसे डिजिट थे जिनके ऊपर आपका टोपा नहीं था। टोपा किनके ऊपर नहीं था, टोपा नहीं था आपके 4 और 2 पे। तो जो 4 और 2 वाले हैं उनको आप हटा दो। अरे कहाँ गया नीला पेन, घटा दो भाई, मान जा। 42, 42 आपको अब घटाना है। अच्छा, ये पूरे में से घटाना है, ठीक है।
ऐसे है 99 बाई, अब इसको पूरे में से घटाना है, आप घटा दो, ये हो गया 42 और ये हो गया 25, 9900, ये कटेगा, जो भी कटेगा मेरे को क्या लेना देना, ठीक है। काटने के बाद ऐसे आएगा 169 बाई 396, ठीक है। और ये कटेगा, नहीं कटेगा, शायद कटेगा, पता नहीं, जो कटेगा नहीं कटेगा, खैर छोड़ो। कुल जमा बात यह है कि ऐसे सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान के चलो 0.834657 ठीक है, इतना बड़ा ले लिया। अब मान लो इतने बड़े चार के ऊपर टोपा लगा हुआ है, अब आप क्या करोगे, सिंपल, टोपे का कर्ज आपको उतारना पड़ेगा ही पड़ेगा। टोपे का कर्ज उतारना है तो चार पे टोपा है तो चार नौ लगेंगे, ठीक है, और टोपा उतर जाएगा। चार नौ लग गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि भैया डेसिमल के बाद कितने पॉइंट थे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पॉइंट होने चाहिए, पर चार तो आपके नो ही हो गए, तो दो आपकी जीरो आ जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ये जीरो और पॉइंट और जीरो ये दोनों भी हट गए। अब ये हट गए तो आप इसको सोल्व करोगे, तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि जिन के ऊपर टोपा नहीं था उनसे अब आपको बदला लेना, भाई तुम पे टोपा क्यों नहीं था। वो अनोखे जिनके ऊपर टोपा नहीं था उनको आपको हटाना है। वो हटाने के लिए आप 83 से माइनस करोगे, ये पूरा है। अगर आप देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, हमेशा याद रखना है, इसको आपको पूरा लिखना है, ऐसे नहीं, ठीक है। अब आप इसको माइनस करोगे, जो भी वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर जगह होगी तो एक और करा दूंगा, एक और करा देता हूँ। 0 पॉइंट मान के चलो 5 6 8 9 7 2 3 1, ठीक है। अब मैं सिर्फ छोटा सा 31 पे लेके चलता हूँ। अब 31 है, अब आपको क्या करना है भाई, टोपी का कर्जा उतरना है। टोपी का कर्जा उतारना है तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया दो पे तो टोपी है ही, तो दो नोन लिख दो, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है, पर टोपी तो आपकी दो ही वाली थी, तो टोटल आपको छः जीरो और लगानी पड़ेंगी, दो चार और एक, छः जीरो आ गई। अच्छा, अब आप इसको क्या लिखोगे, 56897231, क्या ये आपका आंसर होगा, नहीं। अब आपको टोपी का बदलाव चुकाना है, जिन लोगों पे टोपी नहीं थी उसको उसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से, और ये पूरा एक है, यहाँ पे जगह नहीं है, ये वाली वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितने पे नहीं थी, इस पे नहीं थी, 5 पे नहीं थी, 6 पे नहीं थी, 8 पे नहीं थी, 7 पे नहीं थी, 2 पे नहीं थी। तो ये वैल्यू आपको इसमें से माइनस करनी है, उसके बाद इसको डिवाइड कर देना, सिंपल था, ठीक है। कितना तेज तेज बोला हूँ मैं। तो ये वाला मिटो देता हूँ, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तीन चार छः बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लिए, इससे ज़्यादा क्या ही क्लैरिटी बनेगी। आगे देखते हैं हम। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, जिसको मैंने लिखा है छोटी मगर मोटी बातें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना उनके आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। पर हम सब सबको देखेंगे, समझेंगे, और इन बातों को ना याद रखना। वैसे आपको, मेरे को पूरा यकीन है आप में से 80-90% लोगों को ये बात पता होंगी ही होंगी, बट आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या है। इफ न्यूमरेटर बराबर होगा डिनोमिनेटर के, तो वो हमेशा एक देगा, ठीक है। जैसे मान के 9/9 एक देगा, 3/3 हमेशा एक देगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे चलो। इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो देन वैल्यू इज इक्वल टू इन्फिनाइट। बिल्कुल, अगर मान के चलो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 0 आ गया तो आपका इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये बात कही गई है इसमें। अगर वो बोलता है इफ न्यूमरेटर 0 हो जाता है देन वैल्यू बिकम 0, अगर 0/9 है तो ये हमेशा 0 हो जाएगा, 0/8 है तो हमेशा 0 हो जाएगा, 0/7 है तो 0 हो जाएगा, 0/7 6 5 4 3 2 1 0, 0 तो नहीं होगा एक पर भी तो 0 देगा, मतलब कुछ भी होगा इसके नीचे ब्रह्मांड की कोई भी डिजिट होगी वो 0 दे देगा। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट बात, ये वाली सारी बातें आपको पता ही थी, नहीं पता थी तो पता चल गई क्या बात होगी इसमें। इफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन is either multiplied or divided by same number, then value of fraction remain unchanged। देखो, रेशियो का आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर आप कोई भी चीज इक्वल अमाउंट में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उसका फ्रैक्शन हमेशा वही का वही रहता है।
फॉर एग्जाम्पल थोड़ा टेढ़ा लेते हैं, 7/13। क्या ये आपस में कट रहे? नहीं कट रहे। अगर मैं इन दोनों में दो दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 14/26। ठीक है। अगर आप इसको अभी भी काटते हो तो ये 7/13 ही देगा, जो कि दे रहा है। ठीक है। अब अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो हो जाएगा 14/28 और ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 52। ठीक है। अब आप इसको काटोगे भी तो ये एंड में आपको काटने के बाद 7/13 ही देगा। और अगर आप इसको 10 से भी कर लेते हो, 10 से छोड़ो 11 से कर लेते हो दोनों को भी, तब भी ये 77 बटे ये क्या हो जाएगा 143। अब आप इसको काटोगे तब भी ये आपको एंड में कटने के बाद 7/13 ही देगा। यही आपका कॉन्टेक्स्ट था कि आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, जो मर्जी डिवाइड कर लो, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस नहीं, जो मर्जी वैल्यू इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में इक्वल वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। ये बात हो रही है। ठीक है। वो मैं आपको बता भी चुका। ठीक है। पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो आपको पता चल चुका। ठीक है। अगला वाला देखो क्या कहता है। If the numerator and denominator have no common factor other than 1, then the fraction is said to be in its lowest form. जैसे मान के चल लो 1/2 है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ये फ्रैक्शन 0 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा, इसके बाद नहीं कटेगा। पर अगर मान लो 2/4 ये कट सकता है, ये हो जाएगा 1/2। अब इनके बीच का जो डिफरेंस आ गया 1 आ गया, इसका मतलब ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट, इससे नीचे नहीं जा सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 6/4 है। ठीक है। ये कटेगा? हाँ कटेगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा। ये आ गया 3/2। अब इनका डिफरेंस 1 है। ठीक है। क्या एक और कटेगा? नहीं कट सकता ये। ठीक है। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। और कोई फॉर्म ले लो, 5/4 ले लो, ये इसका लोएस्ट है। 7/8 ले लो, ये इसका लोएस्ट है, इससे नीचे नहीं जाएगा वो। पर वहीं मान के चल लो 120/100, क्या है लोएस्ट है? नहीं, क्योंकि आप इसका एक जीरो हटा सकते हो, अभी भी लोएस्ट है नहीं। इसको आप फिर काट सकते हो, ये कितना आ गया आपका 6/5, क्या ये लोएस्ट है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, ये लोएस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा नहीं कटेगा, ये बात पक्की ही है। क्या ये सब पे अप्लाई होती है? हाँ। पर आप मान के चल लो ये हो गए 213। क्या ये 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। पर इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्या ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है? ये बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये नहीं कटेगा इससे ज्यादा, इसके बाद कटते के साथ वो डेसिमल पॉइंट में बना देगा। ठीक है। हम जरूरी नहीं है हमेशा हो, बट अगर आपका डिफरेंस मान लो 1 आ गया ना, तो ये एक स्मॉलेस्ट, इससे ज्यादा छोटा फ्रैक्शन उसमें नहीं बन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये बात समझाना वो चाह रहा है आपको, यही बात आपको समझनी है। ठीक है। एक बार फिर पढ़ लो अगर नहीं समझ में आया तो। इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन एक के, देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। और मैंने ये भी बता दिया कि अगर डिफरेंस भी बना रहा है तो भी वो बात होगी। ठीक है। अगर उसका क्या नाम है, जैसे मैंने वो बताया था आपको कि भाई को प्राइम वाला बताया था ना क्वेश्चन, उसमें मैंने क्या बताया था जब एचसीएफ निकाला था, कि दो वैल्यूज हैं, अगर उनका एचसीएफ आपका 1 आ जाता है तो वो को प्राइम हो जाएगा। वही वाला उसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट है उसमें। इसमें ये कह रहा है कि अगर उनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ भी नहीं है तो वो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर है। अब जैसे मैंने 3/4 बोला, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? एक, और कुछ तो नहीं है। ठीक है। तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। अब मैंने वो बताया था 213, इसको डिवाइड करो, इनमें आपका कॉमन फैक्टर क्या है? एक। तो ये इसका लोएस्ट फॉर्मेट है। ठीक है। आप दोनों तरीके से सोच सकते हो। जो मैंने एक बताया था कि इसका डिफरेंस जैसे 3/4, इसका डिफरेंस एक है, क्या ये लोएस्ट है? बिल्कुल लोएस्ट है। ठीक है। डिफरेंस लोएस्ट है। इसका क्या कॉमन फैक्टर क्या है? एक। ये इसका लोएस्ट फॉर्मेट है। ठीक है। एक मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर की, एक मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस की। मैंने दोनों बातें आपको समझा दी, पहले डिफरेंस समझा दिया, दूसरे में फैक्टर बता दिए। दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है।
आशा करता हूँ आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर हमने आपको फैक्टर की बात करी थी, मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, डिफरेंस लेके भी बता दिया, अगर डिफरेंस एक आ रहा तो वो लोएस्ट फॉर्म है, और मैंने फैक्टर भी बता दिया, फैक्टर आपका एक आ रहा तो वो उसका लोएस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, दो बातें बताई एक बात में, जिसके अंदर वो सिर्फ फ्रैक्शन की बात कर रहा था, मैंने डिफरेंस वाली भी बात ऐड करके आपको बता दी। आगे देखो, अ फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर एज इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड, ये तो आपकी जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो की वही लिखी हुई है, आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था, रैशनल नंबर आपको पढ़ा चुका, और ये स्टार्टिंग की आपकी डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन देखते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, यूपीएससी का एक और शानदार टॉपिक है, कंपैरिजन करवाता है वो फ्रैक्शंस का, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये। पर एक बात है, ये अब वाले पैटर्न में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले, बट 14, 15, 16, 17, 18 इनके अंदर बहुत क्वेश्चन आए थे, पर जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है 21-22 इसमें बहुत कम देखने को मिले, डायरेक्ट तो देखने को ही नहीं मिले थे। ठीक है, पर फिर भी हम इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि पहले पूछे गए हैं, तो इसको कंसीडर करेंगे, और आना भी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। और अगर मान के चलो नहीं भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि भाई इनको सोल्व कैसे करते हैं, और मान लो कोई ऑप्शन आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो, ऑप्शंस के अंदर आपको फैक्टर्स वो दिख गए, फ्रैक्शंस दिख गए, तो आप अंदाजे से भी उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, इसको ध्यान से सुनना, इसको ये मत सोचना कि ये आउटडेटेड हो गया तो भैया अब आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको सीरियस लेके चलना। ठीक है, चलो देखते हैं कंपैरिजन ऑफ अ सिंपल फ्रैक्शन। सबसे पहला जो तरीका होता है ना, सबको पता है और सब यूज भी करते हैं इसको, पहला तरीका ये बिल्कुल सटीक लगा है पहला तरीका होता है भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड बहुत सारे हैं इसमें, पर मैं आपको दो तीन मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे सिखाऊंगा जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और आप समझ जाओ। मान के चलो दो आपके पास क्या नाम है फ्रैक्शंस हैं, अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, अब आप कुछ मत करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब जो वो बड़ा होगा वो आपको पता चल जाएगा। एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलो 4 और 7, 4 और 7 और 3 और 8 का मेरे को कंपैरिजन करना है, और ये बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कुछ नहीं करो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बता दो। देखो ये हो गया 16 32, इसको मल्टीप्लाई करने पे, और इसको क्या है 21। अब कौन सा बड़ा हो गया आपका, 32 बड़ा हो गया 21 से, तो कौन सा फैक्टर बड़ा हुआ आपका, ये बड़ा हुआ। ठीक है, इस तरह से इसको बता देते हैं। एक और ले लेके चल लेते हैं, मान के चल लो एग्जाम्पल दूसरा, एग्जाम्पल दूसरा 2/3 छोटा ही ले लो, 3/4, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/3 का होता है 0.33, 2/3 का होता है 0.66, इस टाइप से आएगा। और 3/4 क्या होता है आपका, 1/4 क्या होता है 0.25, और 3 से मल्टीप्लाई करते हो 0.75। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये बड़ा है। ठीक है, बट अब हम एक बारी करके देख लेते हैं, छोटा है तो आप एक बारी जस्टिफाई कर सकते हो ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा क्या है 8, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है 9। ठीक है, 9 बड़ा है 8 से, ये वाली सिचुएशन हो गई, कितनी तेज एकदम जल्दी से हो गया। ठीक है, एक और ले लूँ, एक और ले लो, इधर ही ले लो, आपको समझ में आ जाएगी चीज़। 3/4 ले लो, और 4/3 उल्टा ले लो एकदम। ठीक है, अब जिसको थोड़ा भी आइडिया होगा वो सीधा ये बता देगा हाँ भाई 4/3 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है इससे, मतलब ये कितना हो जाएगा कुल मिला के, 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है आपका 0.25, 0.25 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.75। ठीक है, पर वहीं पे इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो 1 बड़ा है कि 0 पॉइंट समथिंग बड़ा है, 1 बड़ा है। तो आप एक तो डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो, बट हमें मेथड सीखना है, तो 3 × 3 ये हो गया 9, और 4 × 4 ये हो गया 16, तो 16 बड़ा है 9 से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लगा दो। तो ये एक मेथड है, जितना बड़ा इसका नाम है उससे छोटा है इसका काम। ठीक है, चलो अब आगे चलो,
अगला देखो, वैसे तो मैं बातों में आपको करा चुका हूँ, ठीक है, इधर आ रहा है, इधर दो करा चुका हूँ, पर फिर भी मेथड बहुत बताने के लिए आपको बता देता हूँ। करा चुका हूँ मैं आपको, अभी अभी कराया है, चेंजिंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्मेट। भाई डेसिमल में बना दो उसको। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, जैसे मान के चल लो, अब मैं थोड़ा सा ना आपको याद भी कराता हूँ, फ्रैक्शंस भी याद कराता हूँ। जैसे 1/7 है, 1/7 का क्या मतलब होता है, 0.14, ठीक है। और 1/9 का क्या मतलब होता है, 1/9 का होता है 0.11, ठीक है। अब 0.11 इंटू ऊपर में दो है, तो ये दो हो गया, तो ये क्या हो गया, 0.22। अब 0.22 बड़ा है कि 0.14 बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। इसी को कहते हैं डेसिमल फॉर्मेट, यही डेसिमल फॉर्मेट है कि आपने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। इसी को अगर आपको उसमें करना हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9, इसको इससे कर दो, ये हो गया 14, आपका हेंस प्रूफ हो गया, मतलब ये इससे बड़ा है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको सिखा चुका मैं, इसमें और कुछ आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कहोगे तो एक एग्जाम्पल और कोई ले लेता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, छोड़ो, इसको जरूरत नहीं है। अगला मेथड देखो, मेथड थर्ड, यहाँ पे थर्ड लिखो, गोला मारो, ये थोड़ा और अच्छा है। ये तब होता है जैसे ज्यादा दे रखे हो और आपको थोड़ा बड़ा इक्वेशन भी हो, बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर, डिनो लिखता हूँ इसको मैं, डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इसके अंदर सीधा एग्जांपल से बात करें, हम फालतू बात ही नहीं करेंगे। जैसे मान के चलो 3/5, 3/5, 7/9 और 11/13, इस टाइप से कुछ आ गया। अब आप कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, आप क्या करो, नीचे वालों का ले लो एलसीएम, ठीक है। नीचे वालों का आपने एलसीएम ले लिया, मतलब नीचे हो गया सेम। अब ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एलसीएम निकालते जैसे, चलो मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको बात समझ आएगी। आपने मैंने क्या करा, नीचे का ले लो एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हो आप, 5, देखो एलसीएम वैसे मेरे को पता है कि इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो मैं दिखा देता हूँ एलसीएम कैसे लेते हो, आपको याद आ जाना चाहिए। पहले 5 लोगे, फिर 9 लोगे, तो ये एक और एक हो जाएगा, ये फिर 13 लोगे, ठीक है, क्योंकि कोई कॉमन नहीं, तो सब सारे यही होंगे। तो ये हो गया 45 × 13, ये हो गया आपका 15, ये हो गया 12 13, ये हो गया आपका 45, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 5, 585। जानबूझ के मुश्किल लिया है कि कुछ तो सीखो एटलीस्ट, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। 585, अब 585 ये आपका तीनों में कॉमन आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। अब ऊपर भी आपको सेम बनाना होगा, अगर आपको पता हो तो 585 आपको चाहिए, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 117 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी बताना पड़ेगा आपको कि कैसे हुआ। जैसे मान लो ये 5 है, तो 5 एकम 5, ठीक है, 8, फिर 5, अभी 35 आ गया, 7, तो 117, मतलब 117 से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 117 से इधर भी 117 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये आपका 585 नीचे बनेगा। तो 117 इंटू 3 करोगे, 21, 3 और ये 5 और ये 3। हकीकत में इतना बड़ा नहीं है, बट आपको मेरे को करना है, ये मेरे को आपको दिखाना है कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे सोल्व कर सकते हो। अब 9 की बारी आ गई, 9 585 किस पे बनाएगा, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 65 पे बनाएगा, आप आई एम नॉट श्योर, देख लेते हैं। ये पे करोगे तो कितना आएगा, 54, और ये आएगा 45, 65 पे बना रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है, 65 पे बना रहे, तो नीचे भी 65 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी नहीं 65 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 7 × 65 क्या होता है, आपको देख लो, ये हो गया आपका 35, ये हो गया 42, 455। तो यहाँ पे लिखोगे 455। अब मेरे को ये पता चल गया कि भैया 455 ये वाला बड़ा होता है, ये वाला तो बाहर हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब आगे चलो, 455 आ गया हमारे पास, कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इसको प्लस नहीं करने बैठ जाना। अब ये 13 है, अब 13 वाले केस के अंदर मेरे को क्या दिख रहा है, हाँ भैया ये और कम से कटेगा, चलो देख लो, 585 है, मेरे ख्याल से ये किससे कटना चाहिए, 40 कुछ से कटेगा, 40 या 45 से ही कटेगा। ये 4 से करोगे, 3 × 4 = 12, और ये 4 × 52, ये हो गया आपका 6 65, और ये 5 लो, 45 से पूरा कट रहा है, कटेगा ही, एलसीएम में तो पूरा तो कटेगा ही, ये तो बात बेकार कही मैंने। अब 45 से मतलब ये 45 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 45 से ये भी मल्टीप्लाई होगा,
11 का मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है, पहले 45 ऐसे लिख दो, फिर 45 ऐसे लिख दो, इसको आप ऐसे लिखते हो 495, ठीक है। तो हो गया एडजस्ट भाई। अब आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है जी, सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा ये है, ठीक है। उसके बाद आपका 455 वाला, ये वाला आपका सबसे बड़ा है। फिर आपका सबसे स्मॉलेस्ट ये है, ठीक है। एक बार ही लिख देते हैं इसको, ये हो गया सबसे बड़ा, फिर ये हो गया 7/9, फिर ये हो गया 3/5। तो एलसीएम मेथड को यूज करके भी आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड कुछ नहीं है, अभी देखो हम जनरली क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं, उसके बाद न्यूमरेटर पे ऑपरेशन करते हैं। फिर हम ये डिसाइड कर लेते हैं, हाँ यार जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो आपका सबसे छोटा हो जाएगा। पर इसका अपोजिट भी तो आप कर सकते हो। अब आप कहोगे क्या अपोजिट करोगे सर आप कुछ नहीं, आप न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। अगर आपका न्यूमरेटर का आपने एलसीएम ले लिया तो ये सारी राम कहानी मिलती हो जाती है। करके दिखा देता हूँ। पर इस वाले जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, ये कलम जो इस कागज पे अब लिखने जा रही है, इसको आपको अवॉइड करना है। आप हमेशा इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना कि जो आपका न्यूमरेटर है अगर वो बढ़ते क्रम में है और अगर आपका डिनोमिनेटर सबका सेम है, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, फिर उससे छोटे वाला, फिर सबसे स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। इस पोजीशन को फॉर द नेम ऑफ टाइप मेरे को बताना पड़ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस वाले टाइप को आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। चलो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाइप को मतलब जो चौथा तरीका, बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर पे आप ऑपरेट करेंगे, कुछ नहीं उसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे मान के चल लो आपको नहीं करना है आपको मैं बस बता रहा हूँ, आपको नहीं करना है। मैं 4 बार बोल चुका है ये बात, कुछ बात होगी इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे, आपके थोड़े से हिल जाएंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप मैटर हो जाएगा बहुत बड़ा। अभी आप क्या कर रहे थे, नीचे न्यूमरेटर का आप एलसीएम ले लेते, इसमें आप ऊपर का लोगे, इसमें आप ऊपर लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4 × 3 12, ऊपर का 12 आएगा। देखो मैंने कैसे लिया, एलसीएम लेना भी दोबारा बता देता हूँ। वैसे हर क्लास में अच्छी बात नहीं है कि एलसीएम लेना भी सिखाना पड़ रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। 1 1 1, तो ये क्या हो गया 6 और 6 1 2 12, तो आपका एलसीएम क्या है 12। तो ऊपर आपका 12 बन रहा है, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया ऊपर 12, ठीक है जी। अब आप इसको 12 बनाओगे, तो 12 बनाने के लिए दोनों में ऊपर आपको सेम करना है ना, ऊपर आपको 12 बनाना है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो गया 12 और ये 52, ठीक है। अब इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। अब आपको ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक है। ये 12 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 1, और ये हो गया 51, ठीक है। 3 सत्ते, हाँ ठीक है, अब 51 हो गया। अब आपको सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको बड़ा बताना है, जिसका फ्रैक्शन सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर। भाई देखो 12 है, ठीक है, 2 से काटा तो 6 आंसर आया, 3 से काटा तो 4 आंसर आया, 4 से काटा तो 3 आंसर आया, और 6 से काटा तो 2 आंसर आया। अब ये मैंने जो राम कहानी बताई उसमें क्या पता चला, जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका रिजल्ट कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे 6 से काटा तो हमारा क्या आया था 2 आया, 12 को हमने 4 से काटा तो कितना आया 3 आया, ये बढ़ गया ना। जैसे जैसे आपका ये डिनोमिनेटर घटता जाएगा वैसे वैसे आपका रिजल्ट बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब नंबर बड़ा होता जाएगा। जैसे मान लो 12/3 आया तो ये 4 आ गया, मतलब बढ़ रहा है। 12/2 आया ये 6 हो गया, 12/1 आया तो ये 12 हो गया, मतलब ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर घटता जाएगा वैसे वैसे आपका रिजल्ट बड़ा होता जाएगा।
ये बात समझानी थी। इसी बात को हम समझा रहे हैं कि 12 भाग थे, अब उसको 51 काटेंगे तो सबको ज़्यादा मिलेगा। 52 काटेंगे तो 51 से थोड़ा कम मिलेगा और 90 काटेंगे उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो सबसे बड़ा होगा वो इसमें आपका 4/17, 4/17 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा 3/13 और उसके बाद कौन सा हो जाएगा 2/15। तो ये आपका मेथड था, ये आपको समझाया गया। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसको यूज मत करना, जनरली यूज करना इस वाले मेथड को, बट ये भी आपको पता होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन में आप सिर्फ देख के बता सकते हो। अब आपको मैंने इस फ्रैक्शन निकालना बताया, आपको ये इतनी बड़ी महाभारत सिखाई, इससे आप ये समझ सकते हो कि आपको कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है, कैसे कम करना है, कैसे अपना टाइम बचाना है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। चलो, अब हमारे पास आ गई कुछ और छोटी छोटी बातें जिनको आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी सोल्व तो आप वैसे भी कर लोगे, फिर आप देख के ही सोल्व कर दोगे हाँ ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो ये ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैंने चीजें लिखी हुई हैं, अब आप सीधा सीधा आप पढ़ोगे आप समझ में आ जाएगा। कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम देन फ्रैक्शन हैविंग लार्जर न्यूमरेटर is the largest and the fraction having smaller numerator is the smallest। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम डायरेक्ट। उस भाई ने क्या बोला था, कहता है कि अगर इन सबका डिफरेंस जो है एक है, मतलब सेम है, सेम इसमें सेम है, सबका एक है, सबका एक है ना। उसके बाद वो क्या बोलता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सेम है, सबका एक एक है, देन द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर न्यूमरेटर, लार्जर न्यूमरेटर मतलब 11, सबसे बड़ा किसका न्यूमरेटर 11, इधर लार्जर इज द लार्जेस्ट मतलब ये आपका लार्जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है एंड फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 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 4, तो मतलब ये वाला जो हो गया आपका स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब नीचे से ऊपर वाले बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। सजा देंगे, क्या बड़ी चीज हो गई। पहले आपको ये समझा देता हूँ कि बात क्या हुई, एकदम से हो सकता है आपको समझ में ही नहीं आया हो कि क्या कर दिया है। देखो, उसने एक बात कही थी बहुत सिंपल सी, वो कहता है कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जितने नंबर दे रखे हैं, जितने फ्रैक्शंस दे रखे हैं, उन सबका अगर सेम है तो, अगर सेम है तो आपका जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दो। आपके पास ये वैल्यूज दे रखी हैं, अब मुझे मालूम है इन सब का जो डिफरेंस है वो सेम है जो कि है 1। जब 1 है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखो, स्मॉलेस्ट है हमारे पास 4/5। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 5/6, उसके बाद क्या होगा 6/7, उसके बाद क्या होगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 7/8, उसके बाद 9/8। ठीक है, एक मिनट, 7/8, 9/8। देखो 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 देखो, ध्यान देखो, ये 4 5 5 6 6 7 7 8 और 9 और 10 होना चाहिए था यहाँ पे, पर इसने यहाँ पे क्या कर दिया 9/8, तो ये सबसे बड़ा हो गया। ये सबसे बड़ा किस लिए हो गया, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया, बाकी सारे 0 पॉइंट समथिंग है। और आपका जो इसमें वो कह रहा था ना कि गैप 1 होना चाहिए, ये क्वेश्चन इस बात पे खेल गया। गैप तो आपका 1 है, गैप तो आपका 1 है, पर भैया आपका न्यूमरेटर बड़ा है इसमें। तो अगर आप सिर्फ इसको हटा देते हो और बाकी चीजों को गौर करते हो
तो पूरा सेट हो रहा है, क्योंकि सब में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इतना केस तो आपका फुलफिल हो गया, 100% करेक्ट है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। पर जहाँ पे ये बात आई, ये 1 पॉइंट समथिंग हो गई, तो ये तो सबसे लार्जेस्ट हो गया। अब हमारा लार्जेस्ट हो गया ये, ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी सारा हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये देखते हैं। अब देखो, अब क्या आया, 10/9। अब ये भी बड़ा है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, इसको भी अलग कर दो। 11/10, ये भी आपका बड़ा है, इसको भी आप अलग कर दो। तो आपकी अब क्या कहानी बनेगी, अब आप यहाँ तक आपने सजा दिया, अब आप इन तीनों को कंपेयर करोगे, इन तीनों को नीचे लिख दो, अलग से लिख दो। 11/10, 11/10 मतलब 1.1, ठीक है। और 9 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9, फिर 10, फिर 1। देखो कितना कठिन क्वेश्चन है, मतलब 1.11 का ऐसे चलता रहा, ये 1.0 है, ये आएगा 1.11, ऐसा चलता रहेगा, रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला इससे बड़ा है, किससे बड़ा है, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 9/8 को। अच्छा क्वेश्चन था ये, 1, 8, अब ये आ गया 1, अब इसमें पॉइंट डाला, ये हो गया 0, और अब इसमें डाला 1, ये हो गया आपका 8, अब आ गया 2, ठीक है, फिर 0 आ गया, ये आ गया आपका 2। अब देखो ये आया 1.12, 12 1 2 होगा भाई, 12। तो अब ये कंडीशन ही होगी। अच्छा, अब इससे क्या आपको समझ में आया, इससे क्या आपको समझ में आया, गैप तो इनमें भी 1 है, गैप तो इनमें भी 1 है, गैप तो इनमें भी 1 है, बट अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, आपका न्यूमरेटर देखो 9 था, फिर आपका 10 हुआ, फिर ये 11 हुआ, मतलब ये बढ़ रहा है, और आपका ये भी नीचे आपका डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, बट जो इसमें स्मॉलेस्ट टर्म होगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो इसमें लार्जेस्ट होगी वो सबसे छोटी होगी, इससे ये पता चलता है। बट अभी फॉर द टाइम सेक आप इस बात को समझ लो, क्योंकि आपको सिर्फ ये बात समझाई थी मैंने। इसमें ये होता है कि अगर आपका डिफरेंस 1 है, और 1 है मतलब आपका जो डिफरेंस है वो सेम है, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा, जो आपका जो फ्रैक्शन होगा, इस टाइप से फ्रैक्शन होगा, उसमें जो सबसे आपकी स्मॉलेस्ट वाली जो साइड होगी, स्मॉलर जो नंबर होगा, वो सबसे स्मॉलेस्ट में काउंट होगा। जो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर होगा, जैसे 4/5 था, वो सबसे स्मॉलेस्ट में काउंट होगा। और जो आपका सबसे लार्जेस्ट होगा, मतलब इस केस में, अभी इस केस को आप ले लो, तो इस केस के अंदर सबसे लार्जेस्ट कौन सा था, इसमें हो गया 7/8, तो 7/8 इसका लार्जेस्ट हो जाएगा। वहीं पे उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था, जो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ट्रिक थी, वो ये थी कि उसमें न्यूमरेटर बड़ा हो गया। फिर हमने दूसरा प्रिंसिपल क्या सीखा, आपका इस बारी कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, ठीक है, बट अब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, और जैसे ही होता है इसमें आपकी सारी बातचीत उल्टी हो जाती है। जो न्यूमरेटर लार्जर होता है वो आपका स्मॉलेस्ट हो जाता है, इधर आपका विटनेस, और जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर होता है वो आपका लार्जेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में दोनों प्रिंसिपल यूज करने थे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना, तो एक बार फिर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हम अगला देखते हैं। ये कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में बहुत हाई चांसेस है पूछे जाने के। एग्जैक्ट पूछे ना पूछे, पर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो नेचर है ना, वो बिल्कुल यूपीएससी को देख के बनाया गया है। मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, उनका नेचर देख के ये क्वेश्चन मैंने छाट के निकाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं यूपीएससी के, बट जब आप उसको समझ लेते हो तो ऐसे चुटकी बजा के सोल्व हो जाते हैं। वो ही ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देख के घबराना मत, पर सोल्व करने की कोशिश एक बार जरूर करना। चलो बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कहता है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, यही रुक जाओ। कहता है कि एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर है, उसका न्यूमरेटर भाई साहब आपका बढ़ जाता है 200%।
एक फ्रैक्शन है, मान लो हमें कुछ पता ही नहीं है, आप एक्स और वाई मान लो, ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये तो सबको पता चल गया, पूरे दिन मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही करा है। अब वो ये कह रहा है जो न्यूमरेटर है आपका, वो आपका जो है कुल जमा बात है कि भाई 200% बढ़ जाता है, 200% बढ़ जाता है, 200% का मतलब होता है 200%, सेंट मतलब 100, ये इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब 200% बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, 200% बढ़ गया तो ये कितना हो गया, एक्स था 3x। चलो जी, आपकी जो एक्स की वैल्यू थी वो 3x हो गई अब, ठीक है। या आप यूं कह लो कि जो 100x था वो घूम फिर के कितना हो गया, 300x। कुछ मर्जी, 3,10,000 जो मन करे वो बना लो। 100x इसलिए बनाए क्योंकि कुछ कैलकुलेशन अगर होगी तो वो आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो 100x की चीज 300x की हो गई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो पढ़ो, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 150%। वाई, वाई था, वाई भैया आपका 150% बढ़ गया, 150% बढ़ गया तो कितना बन गया देख लेते हैं। 150% जीरो से जीरो गई, ये हो गया 1.5, ये भाई आपका हो गया 2.5 वाई, 2.5 वाई हो गया। मान लो आपकी एक वैल्यू थी वाई, 150% बढ़ने के बाद वो हो गई 2.5 वाई, ठीक है जी। अब आपका न्यूमरेटर भी बढ़ गया और डिनोमिनेटर भी बढ़ गया, ये ओल्ड था, ये न्यू है, न्यू क्या हो गया आपका, ये हो गया 3x/2/5y। अब जो लोग देखेंगे इसको डायरेक्ट पीडीएफ में वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ये क्या लिख दिया। ठीक है, ये ओल्ड था, ये न्यू है, मिटा देता हूँ, उन बेचारों को परेशान नहीं करते। आगे देखते हैं, कितना सोचना पड़ता है। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 9/35। अच्छा जी, रिजल्टेंट क्या है, एक्स की वैल्यू थी 3x, मतलब एक्स जो पहले एक्स था, एक्स बाई वाई था, नया ये 3 गुना हुआ, मतलब 2 गुना हुआ तो ये 3x हुआ, ये 1.5 गुना बढ़ा तो ये कितना हुआ आपका 2/5 वाई हो गया। बढ़ने के बाद ये दिखाया ना मैंने, ये वाली कैलकुलेशन दिखाई ना, ये लिख दी मैंने इधर, ठीक है। आप यही वाला यूज कर सकते हो, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये x से 3x हो गया, x से 3x हो गया, y से 2.5y हो गया। अब इसकी जो है वैल्यू दे रखी है, इसकी क्या वैल्यू दे रखी है आपको, 9/35, 9/35, 35 ही है ना, 35 क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, इसको काट दो, ये हो गया 3, ठीक है। और अब कुछ छोटा है, इसको अगर मैं 0 से काट देता हूँ तो ये हो जाएगा 10, अब ये 5 और ये हो गया आपका शांत, ये आपका फिर कट गया 2 और इसको आप इधर भेज दो, ये हो गया आपका 2। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/14, 3/14 आपका आंसर होगा इसका। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3/14, ये आपका आंसर होगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। हमने जब प्रीवियस ईयर पेपर किया था उसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने अटेम्प्ट करे थे, थोड़ा याद करो, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कल की बात है, कल ही खत्म हुआ है कोर्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी एंड डी परचेज अ गिफ्ट वर्थ 60 रुपीज, ठीक है। ए पेज 1/2 मतलब हाफ ऑफ वट अदर्स आर पेइंग, बी पेज 1/3 ऑफ वट आर अदर्स आर पेइंग एंड सी पेज 1/4 ऑफ वट अदर्स आर पेइंग। व्हाट इज द डी अमाउंट पेड बाय डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ना साइज देख के मत डरा करो, ठीक है। ये बहुत बच्चों की आदत मैंने देखी है कि क्वेश्चन देखें वो बहुत बड़े बड़े छोड़ दो। हाँ, वो पैसे जितना आ जाए तो भैया उसको तो जयराम जी की भैया, आपको 2 ढाई घंटे, 2 ढाई घंटे छोड़ो, 2 ढाई मिनट नहीं पढ़ना चाहता मैं, कब पढ़ूंगा कब सोल्व करूंगा, अब ये जयराम जी की हाथ जोड़े लंबे वाले नहीं, ठीक है। छोटे छोटे जो आ रहे हैं ना, मतलब 4-5 लाइन के 6 लाइन के आ रहे हैं, उनमें इन्फॉर्मेशन इतनी दे रखी होती है वो तुरंत खट खट करके सोल्व हो जाते हैं, उसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़ो समझ में आ गया तो हिट हो जाएगा वो। अब ये क्या कह रहा है कि कहता है, चलो सबसे पहले क्या करो, ए बी सी डी, 4 लोग हैं ये, पेन, ए बी सी डी, इनके पास कुछ पैसे हैं, मान लो एक्स वाई जेड,
अच्छा एक्स वाई जेड ले लिया क्या मैंने, डब्ल्यू एक्स वाई जेड लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं, स्मॉल ए ले लो, एक्स वाई जेड और स्मॉल ए। ठीक है, ये इनके पास कुछ रुपए हैं जिनका टोटल आपका 60 रुपये बनता है। ठीक है, इतनी बातचीत होगी, कुछ भी ले लो यार, अल्फा बीटा गामा सिग्मा सबमिशन, कुछ भी ले लो, जो मन करे वो ले लो, सब सोल्व होगा। मैं देखो ए से भी करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए पेज 1/2 ऑफ वट अदर पे। ए है क्या आगे करने, एक्स है, एक्स क्या पे कर रहा है 1/2, किसका पे कर रहा है, अदर्स का। अदर्स मतलब कितने हो गए, ये तीन भाई, इनको तीनों को ऐड कर दो। क्या क्वेश्चन है क्या, कुछ भी नहीं है। चलो जी, एक बात आ गई। अब वो क्या कह रहा है अगले में, y जो है वो आपका, मतलब b जो है उसके पास जो पैसे हैं y, वो 1/3 है इन बाकियों के। तो अब y हटा दो, बाकी जोड़ दो, x प्लस जेड प्लस ए। कुछ क्वेश्चन नहीं है, मस्त है। अब आओ z पे। z जनाब के साथ क्या सीन है, z रिप्रेजेंट कर रहा है c को, क्योंकि z मनी है उस पे। तो c पे इज 1/4, ले भाई 1/4 ले ले, अब z नहीं आएगा। अदर कह रहा है ना वो, x y प्लस ए, कुछ भी ले लो यार, सबसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिख दो चिंटू मिंटू सोनू मोनू, कुछ भी लिख लो, आंसर आंसर आपको सॉल्व होना ही है। ठीक है, ये तीन बातचीत हो गई। अब उसको क्या निकालना है, डी का। डी का निकालना है, कुछ नहीं करना आप, ये इनकी भी जो वैल्यूज है ना, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, कुछ नहीं, एक वैल्यू निकल जाएगी, इसको इसमें वैल्यू पुट कर दो, दूसरी निकल जाएगी, तीसरी निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएंगी। आप, मैं उल्टा ही चलता हूँ, जेड से ही लेके चलता हूँ, जेड कराना भी सॉल्व, जेड को ही पकड़ो। तो क्या कह रहा है, 4z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए। यही बातचीत हुई है आपकी, कुछ नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस ए। अब ये वाली जो बात थी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए इज इक्वल टू 60। ये बातचीत हो रही है। अब एक्स प्लस वाई प्लस ए की जगह आप लिख दो ये 4z, एक्स प्लस वाई प्लस ए की जगह आप लिख दो 4z प्लस ये वाला अकेला z, ये z इज इक्वल टू 60। तो 5z इज इक्वल टू क्या हो गया, 60। z की वैल्यू क्या आ गई, 12। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी निकाल लो, कोई बड़ी चीज है क्या। अब ये निकाल लो, ये क्या कहता है, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस ए। ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई। अब फिर दोबारा इस वाली वैल्यू के अंदर पुट कर दो, इस वाली वैल्यू में पुट कर दो। क्या कह रहा है, एक्स प्लस जेड प्लस ए की जगह आप लिख दो 3y प्लस ये वाला y बचेगा, इसको y डाल दो, ये 60 हो गया। y की वैल्यू आ गई 4y इज इक्वल टू 60। ये आपका आ गया, आपका 15 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू पता चल गई। अब x की वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन है क्या कुछ, ये x क्या है, आपकी बाइंग कैपेसिटी है। एक ही कितने में खरीदा है, 1 बाई, ये क्या था, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस ए, वाई प्लस जेड प्लस ए। अब देखो, y भी मेरे हाथ में, z भी मेरे हाथ में, पर x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। क्या था, y प्लस जेड प्लस ए। ठीक है, y प्लस जेड प्लस ए। अब इन तीनों की जगह आप क्या लिखते हो, 2x। तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 था। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 60। और ये इससे कटने के बाद x की वैल्यू आ गई 20। अब मेरे पास x भी आ गया, मेरे पास y भी आ गया, मेरे पास z भी आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लो, कितना आ रहेगा, तो आपका एक्स वाई जेड और ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डी को। ठीक है, ये हो गया 20, 20 और 15 ये हो गया आपका 35, 35 प्लस 12 ये हो गया 47। ठीक है, टोटल 60 थे, तो 60 माइनस 47, आंसर आया आपका 13। 13 आपका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन नहीं था, सुपर सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लिख दो 13, 13 रुपीज। कितने आसानी से हो गया, था कुछ, पर क्वेश्चन की लेंथ थी अच्छी खासी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन करो, हर तरीके के क्वेश्चन टच करेंगे। ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ छोड़ दिया, छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं। क्वेश्चन देखो, 1/4 of number of boys and 3/8 of number of girls participated in annual sport of the school.
व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड? सोचो, सोच लोगे तो फिर मैं 1 मिनट में बता दूँ। चलो, मैं सोचता हूँ कि आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपकी वैल्यू पूरी नहीं दे रखी। आपके पास बेस वैल्यू नहीं है, आपके पास गर्ल्स की वैल्यू नहीं है, आपके पास बॉयज़ की वैल्यू नहीं है। आप किसी से रिलेट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास एक्चुअल वैल्यू ही नहीं है। अब जब मैं कह रहा हूँ बात को ध्यान से सुनो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, ठीक है, कितने पार्टिसिपेट किए? 1/4 बॉय और 3/8 गर्ल्स, ठीक है। क्या आपके पास बॉयज का डाटा है? नहीं है। क्या आपके पास गर्ल्स का डाटा है? नहीं है। क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो लोगों ने पार्टिसिपेट कितनों ने किया, इतनों ने किया। कितने में से किया? इतने में से किया। परसेंटेज का 100 लगा दो। ठीक है, इतनी बातचीत आपको समझ में आ गई होगी। क्या आपके पास बी और जी में से किसी एक की वैल्यू है? नहीं है। कैसे आप निकाल लोगे परसेंटेज? इज इट पॉसिबल? नहीं। चलो करते हैं कोशिश। इन दोनों का बेस सेम कर लो। ये हो गया 2/8, 2/8 हो गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो तो ये कितना आ गया? ये 8 हो गया। ये 8 नीचे आ जाएगा, ये 8 नीचे आ गया। ठीक है, अब ये 100 ये किसी के बराबर है? मुझे नहीं मालूम। जब मालूम ही नहीं है तो आप कैसे निकाल लो? कोई भी एक डाटा नहीं दे रखा जिससे मैं यूज करके इसको सॉल्व कर सकूं, इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब एक और शानदार क्वेश्चन देखो। हमें क्वेश्चन हल्के नहीं करने भाई, क्वेश्चन अच्छे करेंगे। क्वेश्चन अच्छे करेंगे क्योंकि यूपीएससी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा हाई कर रहा है और हम अपना गेम भी थोड़ा हाई रखेंगे। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना मत। चलो, कहता है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। जब उसने बोल दिया रेफरेंस लाइन आपकी डिनोमिनेटर ले ली, तो आप हमेशा डिनोमिनेटर पे को लेट करके चलना। मतलब अगर आप कुछ लेट कर रहे हो वैल्यू तो डिनोमिनेटर की लेट करना और उसमें से फिर न्यूमरेटर को काट देना। ऐसा मत करना कि न्यूमरेटर पहले आता था न्यूमरेटर को एक्स डाल दिया आपने, नहीं, ऐसा मत करना। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator become 8 times the numerator, then find the fraction। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलो मान लो, पेन का है मेरा, कलम ये रही। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है। डिनोमिनेटर की वैल्यू x मान ली, न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई x-4। अब वो अगले लाइन में कहता है कि इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, देन द डिनोमिनेटर बिकम 8 टाइम्स। मतलब डिनोमिनेटर बिकम 8 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर डालो पहले x+1, ये वाली इधर आ गई, और न्यूमरेटर हमारा है x-4 - 2। अब इनको सॉल्व कर लो, कुछ है क्या? और हाँ, 8 टाइम्स ना, हाँ मैं लिख चुका। x+1 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट खुल जाएंगे, ब्रैकेट खुल जाएंगे, ये दोनों अपना हो जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। तो x-6 करोगे, इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 8x - 48। ठीक है जी। अब x को एक जगह ले आओ और जो वैल्यू है उसको एक जगह ले आओ। x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7x, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 49, और x की वैल्यू क्या आ गई? 7। और जब आपकी x की वैल्यू आ गई तो आप क्या नाम है, x की का वो हमने क्या मान के चले थे? इनिशियली कह रहे हो ना, फाइंड द फ्रैक्शन, इनिशियल की बात हो रही है। जब x की वैल्यू थी तो कुछ नहीं, आप वैल्यू पुट कर दो। 7 आ गया तो 7 - 4/7 की बात हो रही थी, 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू में पुट कर दिया ना मैंने, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल ये वाली वैल्यू थी, ये ओरिजिनल वैल्यू थी जिसके अंदर देखो ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था आपका? ये वाली, ये ओरिजिनल वैल्यू थी, इसके अंदर पुट कर दिया।
पुट करने के बजाय आंसर है वो मेंशन कर दिया, सिंपल। 3/7 आपका आंसर होगा। ना समझ में आएगा फिर देखो, नहीं समझ में आया कमेंट में बताओ, हम समझा देंगे। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। एक और शानदार क्वेश्चन देखो, कहता है अ मैन रीड्स 3/8 ऑफ अ बुक। मान लो 8 पन्ने की किताब है तो उसमें 3 पन्ने पढ़ता है वो एक दिन के अंदर, एंड 4/5 ऑफ अ रिमाइंडर ऑन द सेकेंड डे। जैसे मान के चल लो 8 और 5 का एलसीएम निकालोगे 40 आएगा। ठीक है, 40 आ गया। 40 पन्नों के अंदर से पहले दिन वो 15 पन्ने पढ़ता है, ठीक है, और दूसरे दिन वो कितने पन्ने पढ़ता है? 32 पन्ने पढ़ता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इफ द नंबर ऑफ पेजेस स्टिल अनरीड इज आर 40, देन हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन? मैं तो ये ओरली कर दूंगा, पर आपको मेरे को चीजें सिखानी है, इसलिए मैं पूरा खोल के लंबा चौड़ा सिखाऊंगा। फिर एंड में क्लोजिंग में आपको आसानी से बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इधर से लिखना शुरू करता हूँ, थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए होगा। अरे भैया, लेट द नंबर ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लिखना, एक्स। ठीक है, एक्स मान लो। आगे चलो, उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, ये बिल्कुल इच्छा नहीं है लिखने की, पर लिख रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ। ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल टू 3x भाई तो जो नंबर ऑफ पेजेस से टोटल होते एक्स। ठीक है, पढ़ भाई साहब कितने में, 3/8 इंटू एक्स। चलो, अब पन्ने बचे कितने, रिमेनिंग। रिमेनिंग मेरा पीछे इसको समझाने के नहीं, पीछे ना एक मकसद है, देखो। एक्स टोटल थे 3/, ये आप सीधा बता सकते थे 5x/8 आएगा, बट हमें सोल्व करके मैंने बताया। चलो, अब आगे बढ़ो। नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन सेकंड डे। जैसे जैसे खत्म हो रहा है ना लेक्चर, पता नहीं मेरे को मजा सा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे दिन उसने कितनी पढ़ी, उसने पढ़ी 4/5 किसकी, जो बच गई। जो बच गई उसी की तो पढ़ेगा, जो पढ़ चुका उसका क्या ही करेगा। जो बची हुई उसको पढ़ा उसने, काट दो 1/2, 1/2x। इतनी बातचीत होगी। ठीक है, अब कितनी बची, 9 रिमेनिंग पेज। अब जो बच गए, इतनी भी पढ़ ली भाई, पहले इतनी पढ़ ली, मतलब इतनी पहले इतनी बड़ी 3/8 इतना, अब बची कितनी है 5/8, उसको पढ़ने के बाद भाई ने फिर इतनी पढ़ ली। अब नया क्या बचा उसके पास वो देखो, रिमेनिंग पेजेस। ये हो गया x माइनस 3/8x प्लस जो हमारे पास है 1/2। चलो x/2 लिख देता हूँ इसको, एक ही बात है 1/2 x/2। अब इसको खोल लो, खोल लोगे तो क्या आएगा, इसको लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो, अगर एलसीएम लो 8, तो ये हो गया 4x। ठीक है, अब ये 4x हो गया तो ये हो गया x माइनस, ये हो गया 7x/8। ठीक है, 7x/8 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो तो ये हो गया 8x माइनस 7x/8, 1/8x। ये बात हो गई। हाँ, अब इधर लिख देता हूँ, इधर 1/8x की वैल्यू दे रखी है भाई ने हमें 40। तो टोटल पेज कितने हो गए, 320। ये आपका आंसर है। ठीक है, कितनी महाभारत करी है, देख रहे हो कितनी महाभारत करी है, कितनी महाभारत करी है। अब आंसर देखो, अब दूसरा तरीका देखो। ठीक है, मैं दूसरे तरीके के लिए इसको पहले इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है क्योंकि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इसके पीछे। 1/8x की वैल्यू दे रखी है आपकी 40, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 320। बात खत्म, यही पूछा था, यही आंसर है। अब इधर आ जाओ, अब इधर इतने में मैं सोल्व कर दूंगा सवाल।
ब्लैक से कर रहा हूँ। सेकंड अप्रोच। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा था भाई, थोड़ा सा इसमें लिख दूं, वैसे जरूरत नहीं है लिखने की। बैलेंस ऑफ बुक फॉर 1 डे, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिखना दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपको डाउट ना रहे। एक कोई भी चीज अपने आप में पूरी होती है, एक -4/5। कोई भी चीज अपने आप में पूरी होती है, एक 3/8। जो क्वेश्चन में दे रखा था वही लिखा है। ठीक है, 3/8, 4/5, कैसे ही कर लो आगे पीछे। ठीक है, अब कितना बचा आपके पास, ये आपका काटोगे तो क्या आएगा, 1/5। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5/8। इन दोनों को काटोगे तो क्या आएगा, 1/8। 1/8 की वैल्यू क्या दे रखी थी, 1/8 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 320। खत्म। इतने से में होना था काम, जिसको मैंने इतने बड़े में कराया आपको सिर्फ समझाने के लिए। इस वजह से मेरी मुस्कान निकल रही थी और कोई बात नहीं। और ये ब्लैक वाला तभी समझ पाओगे आप जब ये पूरी प्रोसेस समझ पाओगे, इसलिए मैं हंस रहा था, और कोई बात नहीं है। इतने से में काम हो जाएगा, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ये था आज का टॉपिक। मजा आया होगा आपको भी क्वेश्चंस करने में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, एंड के तो स्पेशली। और कुछ सजेशन हो तो बताना। और अगर आप लोगों को 1 घंटे का लेक्चर लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो बताना, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे पास पूरा हर चीज़ का ग्राफ आ जाता है यूट्यूब पे, कि क्या रिटेंशन है, कितनी देर तक आप लोग देखते हो। तो मेरे को ये दिखने में आ रहा है कि आप लोगों का रिटेंशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर ऐसा है तो मैं फिर छोटे लेक्चर लाना शुरू कर दूंगा। कमेंट में बताओ, अगर आपकी रिटेंशन नहीं है तो फिर 20-20, 40-40 मिनट के भी हम लेक्चर ला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा ये होता है कि टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। बाकी अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो, बाकी आपको अगर ये लगता है कि ये बहुत लंबा हो रहा है, आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो छोटे लेक्चर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर चीज़ आपके हिसाब से ही होएगी। टॉपिक तक आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो कि स्टार्टिंग किससे करानी है, क्या नहीं करनी है, सब कुछ आपके हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से बता दो। ज़्यादा हुआ तो, अगर ज़्यादा इशू आता तो पोल रख लेंगे, उसमें देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में हो तो इस वजह से आप लोगों का भी मोमेंटम नहीं बन रहा, आप लोगों का स्केड्यूल सेट ना हो, जो भी बातचीत है। कुल मिला के देखते हैं, 1-2 दिन देख, मतलब इस वीक देखते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर एक पोल करवाएंगे। और जो आप लोगों का मैक्सिमम होगा कि भाई कितनी देर का ड्यूरेशन का लेक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से बना लेंगे। कोई फायदा नहीं है कि अगर मतलब ये लगा के चल लो कि आप लोग नहीं देख पा रहे हो, बोर हो रहे हो, या आपको समझ नहीं पा रहे हो एक टाइम के बाद, वो नहीं है ना। आपका टाइम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरे में इन्वेस्ट कर रहे हो इस टाइम, वो है आपका प्रीशियस टाइम जो एग्ज़ाम टाइम पे, समझे? और इस चीज़ की मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। बाकी कोई सजेशन हो तो बताना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। अब आपको मिलेंगे, ये आएगा वेडनेसडे को, और वेडनेसडे, ट्यूसडे, MW फ्राइडे को मिलते हैं हम। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव फन, टेक केयर।